हरिओम। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश इरा में, ब्रिटिश काल में क्या रहा था सिनेरियो, वो हम देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं जैनिज्म बुद्धिज्म के रेफरेंस में, मतलब पूरी हमने वैदिक शिक्षा देखी, उसमें से जो दो ब्रांचेस निकली मेनली उनको देखा। जितने भी प्राचीन संस्थान थे, जिस तरह मिथिला देखा तो वहाँ बुद्धिज्म का इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ हिंदुइज्म ही चल रहा था, यानी वेदों की शिक्षा चल रही थी। उसके बाद हमने इस्लामिक शिक्षा के बारे में भी देखा कि इस्लाम में जो शिक्षा दी जाती है, तो प्राइमरी लेवल और अपर लेवल पे क्या क्या उनके नाम है, मकतब और मदरसा, दो अलग अलग नाम है ना, वो हमने देखे। अब उसके बाद हम सिलेबस में ही, ये अगला पॉइंट है, आप सिलेबस का प्रिंट हो तो एक नज़र डाल लीजिए, इस तरह से आपको वहाँ दिखेगा। प्री इंडिपेंडेंस यानी भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, अभी उससे पहले का फेज है। तो उस समय भारत में शिक्षा कैसी थी ब्रिटिश इरा में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम याद रखेंगे, एक पर्सन है ये। तो इन्होंने क्या किया था, 1781 में इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन शुरू की, यानी इंस्टीट्यूट्स में अब शिक्षा दी जाएगी, ये प्रारंभ इन्होंने किया। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। मदरसा वर्ड से आप अब एक्वेंटेड हो ना, मुस्लिम बच्चे जहां इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करते हैं वो है मदरसा। तो इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लॉ और इस्लामिक स्टडीज को शिक्षा देना, इनकी शिक्षा देनी है मेनली। तो ये तब से शुरुआत हो गई थी देखिए, और आज भी चल रहे हैं ये। तो इसमें जो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम है, अगर किसी ने कभी लॉ की कोई बुक पढ़ी हो, यानी कानून की, विधि की, तो उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है लॉ की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को उसमें मेनली क्या माना जाता है कि जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब है, इनकी सारी जो पैटर्न सेट किया था वो इसी बंदे ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो भारत में फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन की शुरुआत सबसे पहले, अब तक तो गुरुकुल होते थे, अब अंग्रेजों को लगा कि अगर गुरुकुल नहीं हटाए, लॉर्ड मेकाले को लगा कि भारत में गुरुकुल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पद्धति है पढ़ाई की, अगर ये गुरुकुल नहीं हटाए जाएंगे तो फिर कभी भी भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम इनके बीच में ये भेदभाव पैदा किया। तो इन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए मदरसा, तो ये सबसे पहले कह सकते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन यहाँ से शुरू हुई है। फिर इन्होंने शिक्षा को कहाँ से जोड़ा? एडमिनिस्ट्रेशन से। अब इनका क्या एम था कि हम भारत के इंटेलिजेंट लोगों को मूर्ख बनाएं, उनको जॉब्स दें और क्लर्क बना के छोड़ दें, वो हमारे अंडर काम करें, ऑफिसर रैंक मिलेगी अंग्रेजों को, और भारत की जो इंटेलिजेंट युवा पीढ़ी है वो केवल क्लर्क्स बनेगी और एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। फिर उन्होंने सोचा कि भारत में हिंदू भी बहुत है, अब हम केवल अगर मुस्लिम्स को संतुष्ट करेंगे तो हिंदुओं के बीच असंतोष आएगा। तो देखिए सेम ईयर है, 1781 है, और फिर उसके 10 साल बाद इन्होंने संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस की स्थापना की। तो ये की थी जॉनेथन डंकन ने। ये कभी कभी पीवाईक्यूज में इतना डीप भी आ जाता है, कभी कभी ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो जॉनेथन डंकन नाम का जो अंग्रेज था, उसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो इसका क्या उद्देश्य था? संस्कृत, हिंदू लॉ और इंडियन फिलॉसफी का संरक्षण, इनको संरक्षण देना, संस्कृत को भी, हिंदुओं के जो कानून हैं वो, और भारत का जो दर्शन है उसे। अब प्रेजेंटली इस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। देखो बनारस है यहाँ पे, यहाँ वाराणसी है, ठीक है। और अब क्या नाम है इस कॉलेज का? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो यहाँ देखिए, जो पहले संस्कृत कॉलेज बनारस था 1791 में, वो वर्तमान में उसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो ये इन्होंने क्या कोशिश की कि भारत की जो परंपरागत शिक्षा है, वैदिक धर्म की जो शिक्षा है, जो संस्कृत में दी जाती थी गुरुकुलों में, अब वो एक कॉलेज में इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशन यानी एक शैक्षणिक संस्थान बना दिया। फिर बात आती है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो 1800 में लॉर्ड वेलेजली,
लॉर्ड वेलेजली, तीनों जगह अलग अलग नाम है। यहाँ याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, यहाँ नाम याद रखेंगे जॉनथन डंकन, और यहाँ नाम याद रखेंगे लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा की स्थापना की। तो ये कलकत्ता में स्थापित हुआ है, ठीक है। और नाम भी देखिए इसी पे ही है, फोर्ट विलियम कॉलेज। वेलेजली है बट ये यहाँ फोर्ट विलियम नाम है कॉलेज का। और ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चर सिखाना। अब इसका क्या उद्देश्य है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको भारतीय भाषाएं, कि अंग्रेजों को भी तो भारत में अपनी जड़ें स्थापित करनी थी, तो उनमें से कई लोगों ने यहाँ की भाषाएं पढ़ी। अगर आप लोगों ने कभी कर्नल टॉड के का नाम सुना हो, तो उनके बारे में क्या कहा जाता है, राजस्थान उनको भेजा गया। तो वो राजस्थान में इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि वो यहाँ के लोगों से बातें करने लगे, मिक्स हो गए, यहाँ की भाषा सीखने लगे, और फिर उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। अब वो किताबें अंग्रेजों को ऐसे लगी कि अगर ये प्रसिद्ध हो गई तो इसमें हमारा नुकसान है। तो उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड को जबरदस्ती वापस से विदेश भेजा, लंदन भेजा, और फिर धीरे धीरे उनको धीमा जहर देके मार डाला। तो ऐसी ऐसी भी बातें पढ़ने में सुनने में आती है। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपनी जड़ें भारत में जमानी थी, इसलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं और कल्चर सिखाने का उनके उद्देश्य से ये एक कॉलेज स्थापित किया। और यहाँ कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती थी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, पर्शियन, फारसी भाषा और संस्कृत। यहाँ से मॉडर्न इंडियन प्रोज राइटिंग को बल मिला। तो भारत में प्रोज राइटिंग यानी जो कहानियाँ, किस्से, और हम कहेंगे निबंध, ये नॉवेल्स जो लिखे जाते हैं ना, वो प्रोज कहलाते हैं। पोइट्री एंड प्रोज जानते हैं आप, डिफरेंस है इसका। तो ये उद्देश्य था। अब उसके बाद देखिए सबसे पहली पहली ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी कौन सी आई, ऑफिशियल यानी बिल्कुल एक ऑफिशियल लेवल पे कौन सी आई। तो ये आपने बचपन में याद होगा, एसएसटी में चार्टर एक्ट पढ़ा होगा, ये वही बात हो रही है। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, और एजुकेशन के लिए पहली बार इसमें एक बजट स्वीकार किया गया। तो बजट कितना था, 1 लाख पर ईयर, हर साल 1 लाख रुपए अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि वो भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। और क्या माना था कि एजुकेशन ऑफ इंडियंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन। तो भारतीयों की शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना कि अगर हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ शासन कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को शिक्षा देना भी हमारी जिम्मेवारी है। अब ये अलग बात थी कि इन्होंने शिक्षा इतनी खोखली दी कि क्लर्क तैयार हो गए, और आज भी हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक नई और बात आई कि जो स्टेट्स है भारत में, जितनी भी स्टेट्स थी, राज्य थे अलग अलग, तो शिक्षा उनकी जिम्मेवारी है। ये एक फाउंडेशन पड़ी इस चार्टर एक्ट के द्वारा। तो अगर आपको 2 लाइन में कोई पूछे चार्टर एक्ट में क्या था, तो पहले आप बताएंगे 1813 में आया, और इसमें एक बजट बनाया गया पहली बार, 1 लाख पर ईयर का बजट बना। और दूसरा ये माना गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेवारी लेगी, और स्टेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए, यानी अलग अलग राज्य अपने लेवल पे ये करेंगे। अब हिंदू कॉलेज कैलकाटा की बात करें तो 1817 में बना ये। राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर, इन 2 लोगों ने इसके लिए कोशिश की, तब ये कॉलेज खुला। नाम था हिंदू कॉलेज। और उद्देश्य क्या था इसका, वेस्टर्न साइंस और इंडियन इंटेलेक्ट का समन्वय। भारत की जो बौद्धिक शिक्षा थी उसको इन्होंने जो वेस्ट की, विदेशों की जो साइंस थी उसके साथ इंटीग्रेट किया, बैलेंस किया, मिंगल किया, और फिर पढ़ाया। तो नाम हिंदू कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न साइंस भी इंक्लूडेड है। ये कॉलेज आज भी है कलकत्ता में, और इसका नाम क्या है, कलकत्ता को अब कोलकाता कहते हैं ना, और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है इसका नाम। तो पहले क्या था, हिंदू कॉलेज था, पहले ये कैलकाटा था, अब ये कोलकाता है, और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इसका वर्तमान नाम है। अब देखेंगे सीरमपुर कॉलेज, ये 1818 में बना, और विलियम कैरी और अन्य मिशनरी कौन होते हैं, जो ये क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं
और पूरी तरह से ये धर्म को समर्पित हो जाते हैं। तो ये आज भी जो सोफिया स्कूल्स और जो भी मिशनरी स्कूल्स चलती है ना, वहाँ पे ये फादर एंड नन्स ही उनको संभालते हैं। तो इन्होंने इनको स्थापित किया। तो भारत का ये ऐसा पहला कॉलेज था जिसे डिग्री ग्रांटिंग पावर प्राप्त हुई कि पढ़ाई खत्म होने के बाद डिग्री भी दी जाएगी कि हाँ, इस बच्चे ने ये शिक्षा पूरी की तो ये डिग्री इसे दी जाती है। तो ये पहला कॉलेज था जिसको डिग्री ग्रांटिंग की शक्ति प्राप्त थी। अब इसकी पहचान देखिए, स्पेशल आइडेंटिटी क्या है इसकी। सीरमपुर कॉलेज वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू फंक्शन एज अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अंतर तो पता ही होगा आप लोगों को। देखिए, यूनिवर्सिटी एक बड़े लेवल पे होती है ना, जैसे आप में से सीमा जी है, किशनगढ़ को बिलोंग कर रही है, तो एमडीएस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करती है, पूरे अजमेर जिले में जितने भी छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटीज आसपास, वो पूरी वहाँ इंक्लूडेड है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जयपुर में है। अब वो आसपास के कितने कॉलेजेस को कवर कर रही है। तो कॉलेज छोटे लेवल पे होते हैं, यूनिवर्सिटी बिग लेवल पे होती है, और वो एक सेंटर होती है तो जहाँ से आपको डिग्री मिलती है। आप कॉलेज में किसी में भी पढ़ो, आप कहलाओगे कि आपसे पूछे आपने यूजी कहाँ से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से पीजी किया, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बोलेंगे, ठीक है। और देखेंगे इट रिसीव्ड अ डेनिश चार्टर, तो यहाँ डेनमार्क का एक चार्टर भी था। इट इज स्टिल एक्टिव टुडे, और आज भी ये एक्टिव है। ये वाला जो कॉलेज है ना, सीरमपुर कॉलेज, इसमें से आप ये भी नोट करते जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेज अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। फिर बात आई संस्कृत कॉलेज कैलकाटा, 1824 में स्थापित हुआ, और लॉर्ड एमहेर्स्ट के संरक्षण में इसकी स्थापना हुई। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस कॉलेज से जुड़े। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, काफी विद्वान थे, वो इस कॉलेज से जुड़े हुए थे। जैसे राजा राममोहन रॉय यहाँ जुड़े हुए थे ना, ये अभी हमने पढ़ा ना, हिंदू कॉलेज कैलकाटा, यहाँ राजा राममोहन रॉय के प्रयास से ये स्थापित हुआ। वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज कैलकाटा से जुड़े हुए। यहाँ संस्कृत के साथ इंग्लिश की शिक्षा भी जोड़ी गई। अब देखिए, दोनों ट्रेडिशनल भी मिल रही है, संस्कृत की भी पढ़ने को मिल रही है और इंग्लिश भी, मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ने को मिल रही है। सेतु क्या होता है, बीच में जो पुल होता है ना, दो चीजों को जो ब्रिज करता है, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के बीच में ये एक ब्रिज रहा। अब मैकाले मिनट्स पे आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। 1835 की बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लॉर्ड मैकाले ने भारत में घूम घूम के ये देखा कि गुरुकुल है, गुरुकुल जब तक रहेंगे, संस्कृत जब तक बच्चे पढ़ेंगे, हाईएस्ट इंटेलिजेंट बच्चे निकलेंगे, तो गुरुकुलों को खत्म करना है, संस्कृत की जड़ें काट देनी है, इंग्लिश को स्थापित कर देना है। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किया। और मैकाले का क्या उद्देश्य था कि एक ऐसी कैटेगरी हम तैयार करेंगे जो ब्लड से तो इंडियन है, कलर से भी इंडियन है, मतलब है तो भारतीय, भारत में जन्मे हैं, लेकिन उनका टेस्ट इंग्लिश होना चाहिए। वो अंग्रेजी गानों पे नाचे गाएं, उस कल्चर को फॉलो करें, अंग्रेजों की तारीफ करें, भारत की सभ्यता की बुराइयां करें। तो बाद में ये चीजें होने लगी कि जो भी उससे दौर से निकले ना, तो वो यहाँ के युवा अपनी ही जड़ें काटने लगे। उन्हें जॉइंट फैमिलीज अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें अंग्रेजों की तरह सिंगल रहना पसंद था। अपने घर की स्त्रियों को वो भारतीय तरीके से रहना रोकते थे और कहते थे तुम वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो, बाल बाल कटवाओ, टोटली उस रूप में ढालना चाहते थे। इंग्लिश बोलते थे, सिगार पीना, ड्रिंक करना, टाई लगाना, उनके मतलब पहनावा, रहन सहन, एवरीडे लाइफ ऐसी रंगती गई विदेशी पाश्चात्य सभ्यता में कि वो ब्लड एंड कलर से तो इंडियन थे, जन्म से तो इंडियन थे, लेकिन उनके जो आचरण थे वो इंग्लिश होने लगे। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना, स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होने लगी। आप अपने दादाजी की उम्र के किसी व्यक्ति से, नाना जी की उम्र के व्यक्ति से पूछिए, वो कहेंगे हमारी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई। क्यों हुई, जो भी 47 से पहले स्कूल थी ना, वो सब इंग्लिश मीडियम में बदल दी गई थी। फिर इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस को सेकेंडरी स्थान मिला, तो हमारी संस्कृत, हमारी हिंदी, हमारी रीजनल भाषाएं तो हो गई निम्न, नीचे की कोटि में, और इंग्लिश हो गई सुप्रीम।
तो ये सब काम मैकाले ने किया था, और ये जो विधेयक लाया था या जो प्रस्ताव लाया था उसको कहते हैं मैकाले मिनट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। फिर चार्ल्स वुड का डिस्पैच की बात करेंगे 1854 में। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये उपमा दी गई है, वो है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो इसके की पॉइंट्स देखेंगे। एजुकेशन हेरारकी प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक, तो ये पूरा डिसाइड किया गया। पहले तो गुरुकुल में गुरुजी जिसको स्टूडेंट को जिस अकॉर्डिंग समझते थे कि इस बच्चे को एक क्षत्रिय है, इसको शस्त्र ज्ञान ज्यादा देना है, छोटी उम्र में ही उसे शुरू करवा दिया। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, रिटन एग्जाम्स होते नहीं थे। अब यहाँ इन्होंने पूरा सिस्टम जो आज चल रहा है ना वो किया। अभी क्या होता है, बच्चा प्री प्राइमरी में जाता है, फिर प्राइमरी में जाता है, फिर मिडल 8th क्लास तक की एजुकेशन, फिर 9th-10th को सेकेंडरी कहते हैं, फिर 10+2 बना दिया 11th-12th, वो क्या कहलाता है, सीनियर सेकेंडरी कहलाता है। फिर वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, फिर पहले यूजी ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएगा। तो एजुकेशन की जो एक हायरार्की बनी ना, वो प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक बन गई। तो यूनिवर्सिटी की स्थापना की सिफारिश हुई कि अब ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोली जाए। तो ये किसने किया था, चार्ल्स वुड ने किया था। अब यहाँ देखेंगे टीचर ट्रेनिंग, फीमेल एजुकेशन और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे जोर दिया गया। तो यहाँ हुआ कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दो, महिलाओं को भी शिक्षा दो। इसलिए चार्ल्स वुड के डिस्पैच को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। अब आप देखेंगे 1857 तब कौन सी यूनिवर्सिटीज बनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से कर लेना, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मॉडर्न हायर एजुकेशन की भारत में शुरुआत कब हुई, अगर ऐसा पूछा जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857 में कलकत्ता में स्थापित हुई। ये पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था। फिर बॉम्बे में, अब मुंबई कहा जाता, उस समय बॉम्बे कहा जाता था। 1857 ही है बॉम्बे में। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, अब चेन्नई कहा जाता है, तब मद्रास था वो 1857। तो ये है ना, इनका मॉडल कहाँ से उठाया था, लंदन में। भाई सारे जब अंग्रेज आ गए, वो ही व्यवस्था कर रहे हैं, वो ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लंदन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारा कुछ एस्टेब्लिश करेंगे। तो इनका जो मॉडल था, आदर्श क्या था, लंदन के आधार पे बनाई गई, वैसी बनाई गई, उनकी नकल पे बनाई गई। अब हम लेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे 1875 में। इसके फाउंडर कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर यानी संस्थापक सर सैयद अहमद खान। पहले क्या नाम था इसका, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था, बाद में इसको बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रखा गया, शॉर्ट में AMU कहते हैं। मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का केंद्र और वेस्टर्न और इस्लामिक एजुकेशन का समन्वय। जैसे अभी आपने मदरसा पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें क्या था, केवल उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, यानी कुरान की, इस्लाम की जो शिक्षा है ना वो दी जाती है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न को भी इंक्लूड किया, यानी कुछ इंग्लिश की भी बातें, कुछ वो भी चीजें लाइक साइंस मैथ्स, वो सब कुछ इंक्लूड करके प्रॉपर एक सब्जेक्ट बनाया गया। तो ये समन्वय है, बैलेंस है, वेस्टर्न का भी और इस्लामिक का भी। सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही इसकी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पे कंट्रोल किया इसने। तो जो अंग्रेजी अखबार थे वो तो क्या कर रहे थे, विदेशी लोगों का गुणगान कर रहे थे। और उसके अलावा जब क्रांतिकारी काम करने लगे, देखिए आपको भी पता है 1857 में क्रांति हुई थी, मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया, उसके बाद से सब जगह एक चेतना आ गई थी, कॉन्शियसनेस आ गई थी। तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे, उस समय यूट्यूब तो था नहीं, तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कुछ पंपलेट न्यूज पब्लिश करके और चेतना लाने का प्रयास हो रहा था। अब ये एक प्रेस एक्ट आया, इसने क्या कहा कि भाई नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं आएंगे। बंगाली में किसी ने छाप दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध बात छाप दी, और क्रांतिकारियों ने कोई प्लानिंग कर ली कि हम मिलके ऐसा करेंगे।
तो फिर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कह रहा है कि नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं आएंगे, मैगजीन्स में कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं होगा, कंट्रोल किया इन्होंने। तो देश भर में व्यापक विरोध हुआ, भारत की जनता को ये अच्छा नहीं लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमारा एक्सप्रेशन कैसे खत्म कर सकते हैं। हम अपनी भाषा में अखबार छाप सकते हैं, मैगजीन्स निकाल सकते हैं। तो इसका जब बहुत विरोध हुआ ना, तो 1882 में, यानी 78 में तो आया, और 4 साल बाद 1882 में इस अधिनियम को क्या कर दिया, कैंसिल, रद्द कर दिया गया। तो शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के आपसी संबंध का पता लगता है। देखो, एजुकेशन भी जरूरी है और प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस इंडिपेंडेंट हो ये भी जरूरी है। प्रिंट मीडिया को उस समय आजादी रोकी गई, तो उसका विरोध हुआ और फिर वो आजादी वापस उन्हें मिली। अब पंजाब में कब एक यूनिवर्सिटी आई, देखिए 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना लाहौर में। अब ये डिवाइड, जब भारत का पार्टीशन हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया, और फिर विभाजन के बाद चंडीगढ़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, और स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, और इसको पंजाब हरियाणा दोनों वित्त पोषित करते हैं। तो अब ये जो पुरानी वाली थी ना, ये तो चली गई लाहौर में। अब इसी के बाद यहाँ प्रेजेंटली पंजाब हरियाणा दोनों संयुक्त रूप से इसको वित्त यानी पैसा, बजट, मनी वो देते हैं, और चंडीगढ़ में। अब इंडियन एजुकेशन कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रॉपरली पढ़ लेना। 1882-83 में एस्टैब्लिश हुआ। इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है फर्स्ट क्लास से लेके 5th तक की, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फिर जो उच्च शिक्षा है, यहाँ पे आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो, यहाँ आप कुछ अलग से प्राइवेट कॉलेजेस कुछ एस्टैब्लिश कर सकते हो। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर जोर, कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जाए, ये जोर दिया गया। अब हम देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में एस्टैब्लिश हुई। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है ये। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ऑक्सफोर्ड एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ना, आप जानते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वैसी कहलाती है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का केंद्र, ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे जब भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था तो ये उसका सेंटर था। उच्च एकेडमिक प्रतिष्ठा वाला विश्वविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी एकेडमिक रेपुटेशन बहुत हाई थी, बहुत अच्छा माना जाता था। अब हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब तक आप देख रहे हो कि उर्दू के बढ़ावा देने वाली, इस्लाम को पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी बनी, संस्कृत कॉलेजेस बने, और अदर भी कई चीजें बनी, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ नहीं बनी जहां पे कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, आईआईटी के कोई सब्जेक्ट्स है, मेडिकल पढ़ाया जा रहा हो, कुछ ऐसी चीजें जिससे केवल पढ़ाई ही नहीं रोजगार भी मिले। वोकेशनल क्या होता है, कुछ ऐसी पढ़ाई जिससे प्रोफेशन में हेल्प मिले, मतलब व्यक्ति खुद कुछ कमा के खा सके। तो अब प्रमोशन होने लगा टेक्निकल, तकनीकी शिक्षा का। तो औद्योगिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, और औद्योगिक मतलब उद्योग से रिलेटेड यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो उस अकॉर्डिंग शिक्षाएं, जैसे आपने पहले सुना कभी बीबीए, एमबीए होता था, एमसीए होता था, आईआईटी होता था, तो बहुत पहले की बात पूछ रही हूँ, नहीं होते थे ना ये, बाद में एस्टैब्लिश होने लगे। तो इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जोर देने लगे कि नहीं, ये जरूरी है, ये चीजें आनी चाहिए, हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ाएं आने वाली पीढ़ी को। तो ब्रिटिश इकोनॉमी की जरूरतों के अनुरूप, यानी ब्रिटिश लोग इकोनॉमी देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी टोटल सब कुछ कैप्चर कर लिया था ना, हमारे इकोनॉमिक डिसीजन भी वही ले रहे थे। तो फिर टोटली ये वहां पे उनके अनुरूप इसका विकास हुआ। अब विमेन एजुकेशन की बात होने लगी। देखिए, भारत में आप पढ़ के आए हो स्टार्टिंग से, गार्गी, मैत्रेय जैसी विदुषियां हुई, लेकिन क्योंकि मुगल आक्रांता आए, इतने घटिया लोग आए कि बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटीज जला दी थी हमारी, नालंदा, तक्षशिला, सब कुछ। तो महिलाओं की क्या स्थिति हुई होगी आप सोचिए, पर्दा करना पड़ा उन्हें। रात्रि को शादी क्यों होती थी, विवाह, फेरे, क्योंकि मुगल उठा के ले जाते थे दुल्हन को। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी भारत की, इसलिए महिलाओं की शिक्षा रोक दी गई, घरों में बंद करके रखा जाने लगा।
पर्दे में रखा जाने लगा। अब अंग्रेज आए, भले वो कितने ही बुरे हो, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे किए कि इतने बुरे अत्याचार नहीं किए। मुगल काल में जौहर प्रथा चली। अंग्रेजों के समय कम से कम हमारी महिलाओं को जौहर नहीं करना पड़ा। ये एक थोड़ा सा सुकून था, हालांकि हम गुलाम थे। अब क्या उन्होंने एक बढ़ावा दिया कि राइज ऑफ विमेंस एजुकेशन। अब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, तो महिलाएं भी विशेष रूप से योगदान दे रही थी उसमें। तो सावित्री बाई फुले का नाम शिक्षा के क्षेत्र में आता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक दुर्गा भाभी थी, वो क्रांतिकारियों को बचा के ले गई थी। ऐसे कई जगह महिलाएं इतनी कॉन्शियस थी ना कि वो भी हेल्प कर रही थी, कभी सामने आकर, कभी पर्दे के पीछे, कभी वो कहीं क्रांतिकारियों को लेटर्स पहुंचाना, उन्हें छुपा के कहीं ले जाना, उनको खाना वगैरह सप्लाई करना। तो महिलाओं का हर जगह बहुत अच्छा योगदान रहा है। अब उनके एजुकेशन की जब बात आई, तो यहाँ सावित्रीबाई फुले ने योगदान दिया। कई जगह सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। फिर एक शुरुआत हुई कि कॉलेज में महिलाएं भी जाएगी, केवल बॉयज का ही कॉलेज नहीं होगा, कोएड कॉलेज होने लगे, को एजुकेशन को बढ़ावा मिलने लगा। फिर देखिए 1902 में आया रैले कमीशन। इसका नाम ये क्यों रखा? क्योंकि सर थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम पे रैले कमीशन नाम रख दिया। तो इन्होंने क्या किया? उच्च शिक्षा की समीक्षा की। समीक्षा मतलब एनालिसिस किया कि भाई उच्च शिक्षा में कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये चीजें और होनी चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, ये कमी है, ये होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय सुधारों की सिफारिश की। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1902 और 1904 में देखिए लॉर्ड कर्जन का एजुकेशन रिफॉर्म देखिए। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि बढ़ाना, क्या बढ़ाया? गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया। फिर कॉलेज की एफिलिएशन की प्रणाली, एफिलिएशन होता है ना संबद्ध मान्यता प्राप्त, तो हर कॉलेज मान्यता ले ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो प्रणाली बहुत सख्त की गई कि अगर वो नॉर्म्स पूरे कर रहा है तभी उसको एफिलिएशन मिलेगी। स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस लागू होने लगे। तो ये आए थे सब एक्ट 1902 और 1904 में, और ये लॉर्ड कर्जन के थ्रू हुआ। तो क्या हुआ इससे? एकेडमिक डिसिप्लिन बढ़ा। विश्वविद्यालयों की जो एक स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी थी, वो कम हुई। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्या तैयार कर रहे थे? क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटर्स। आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा, गांधी जी के बारे में। ये सब के सब हाईली एजुकेटेड, इन्होंने बढ़िया से एग्जाम्स पास किए, इन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया। फिर ये बने क्या? अंग्रेजों ने क्या पोस्ट दी इनको? क्लर्क का काम। क्या आप बैठो ऑफिस में और इंग्लिश में बढ़िया हमारी फाइल्स तैयार करो। कहीं पे भी भारत के हित के लिए काम नहीं हो रहा था ना, तो थिंकर्स क्रिएट नहीं हो रहे थे, केवल बाबू, क्लर्क, उनके नौकर क्रिएट हो रहे थे। तो इंडियन वैल्यूज जो थी, योगा, फिलॉसफी, इन सबको तो हटा दिया गया। अब क्या किया जा रहा है? अभी जो नैप 2020 आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे इन चीजों को वापस से बहुत महत्व दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, और इन चीजों के बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी आना काफी नहीं है, केवल इंजीनियरिंग आना काफी नहीं है, हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। तो वो प्रयास चल रहा है। और ये चीजें खत्म किसने की? जैसे अभी आया था लॉर्ड कर्जन, इसके जो एजुकेशन रिफॉर्म्स थे ये सब। तो तब तक थ्रू आउट हमारी शिक्षा ने बहुत सफर किया। ठीक है, अब आएंगे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया। अब ये आप 1905 से आगे का देखेंगे, आपके सिलेबस में भी ये इसी तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो प्रॉपर आपका सिलेबस इतना अच्छे से डिजाइन किया गया। आप देखिए वैदिक काल से लेके धीरे 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 हर इरा में कैसे शिक्षा आगे बढ़ी, वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात करें 1905 की, तो अब भारत में चेतना आई। देखिए 1857 से धीरे 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 चेतना आने लगी ना, वो बढ़ने लगी। तो भगत सिंह, सुखदेव, आजाद, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने लोगों में चेतना जगाई। उनके बलिदानों ने प्रेरित किया लोगों को। तो स्वदेशी आंदोलन चले कि भाई हम विदेशों से क्यों कपड़ा लें, क्यों हम विदेशियों पे डिपेंड हैं, क्यों हमारा शासन ये चला रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के नेताओं द्वारा इसकी स्थापना हुई।
अब क्या था कि हमारी अपनी शिक्षा होनी चाहिए, हमारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बने कि हम अपने संस्थान खुद खोलेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज हम खुद स्टार्ट करेंगे, हमारा सिस्टम अलग होगा। अब उसके बाद IIS की फुल फॉर्म लर्न कर लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये 1909 में हुआ, बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई। अब वैज्ञानिक शोध और उच्च शिक्षा, भाई भारत में भी तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो रिसर्च के इंस्टीट्यूट जो इंडिपेंडेंस के बाद है ना, ये आज भी वहाँ पे है, और ये एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इससे किसको बढ़ावा मिला? शोध को, रिसर्च होनी चाहिए प्रॉपर। ये इसरो जो बना अपना, ये सब किस उस पे पैटर्न पे है कि यही है कि हम अपना भी तो कुछ करें, हम क्यों किसी के अंडर काम करेंगे, हमारा अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, ये कवि थे, शिक्षाविद थे, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी बंगाल में। जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी ना, वो भी शांति निकेतन में पढ़ी थी। तो काफी एक नेचर के बीच में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे शिक्षा को थोपा नहीं गया, बहुत अच्छी तरह से नेचर के सानिध्य में बहुत अच्छी तरह से वहाँ शिक्षा दी जाती है। अब बाद में इसका नाम क्या हो गया था, देखिए 1901 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ ना, तो इसका नाम था शांति निकेतन, और 1921 में इसका नाम हो गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे शिक्षा प्रकृति के सानिध्य में दी गई, भारतीय संस्कृति और मानवतावाद पे आधारित। प्राइम मिनिस्टर इसके चांसलर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना। कैसे याद रखोगे? भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, अभी प्रेजेंटली पूरे भारत में जितनी भी है, वहां के चांसलर कौन कहलाते हैं? मतलब वहां पे जो मेन विजिट करते हैं ना, मेन हेड, वो प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन शांति निकेतन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्शन है, वहां प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर उसके चांसलर है। ठीक है, ये याद रख लेना आप सभी, PYQ में आएगा, ये आ चुका है, मैं करवाऊंगी, वहां देखेंगे, प्रोबेबली इस पे क्वेश्चन बन जाए। अब आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1913, शिक्षा नीति के विकास में अगला चरण, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संतुलन। तो जो प्राइमरी लेवल से हायर लेवल की एजुकेशन है, उसके बीच में जो बैलेंस किया गया, इसमें सरकारी भूमिका स्पष्ट हुई कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, पक्के से याद कर लेना, इसका ईयर पूछा जा सकता है, इसके एस्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है। ये आज भी है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, BHU शॉर्ट में इसे कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक है। तो यहाँ क्या दी जाती है? आधुनिक, उस समय क्या किया गया, आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति को बैलेंस किया गया, मॉडर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए और हमारी संस्कृति भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय चेतना का एक सेंटर है। और स्वावलंबी शिक्षा, मतलब हम खुद पे डिपेंड रहें, किसी और पे ना रहें, ये उसका सिंबल है। संस्कृति और विज्ञान का ये एक प्रॉपर बैलेंस है। अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करें तो सैडलर आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये पूरा जो आज आपको ये पढ़ने को मिल रहा है ना कंटेंट, इसका एक प्रॉपर चार्ट बनाएंगे, चार्ट पेपर के ऊपर अच्छी तरह से। अगर आपको नहीं आता है, कल मुझे आप पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको एक इसका परफॉर्मा भेज दूंगी ग्रुप में, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये जल्दी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने नोट्स में से एक फोटो क्लिक कर दूंगी कि मैंने इनको कैसे लर्न किया था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करें, सैडलर आयोग 1917 याद रखेंगे। इंटरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालय से अलग करने की सिफारिश की गई। तो ये कहा गया कि कॉलेज एजुकेशन को अलग रखिए और जो इंटरमीडिएट है उसको बिल्कुल अलग रखिए, और जो यूनिवर्सिटीज है उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दीजिए, उनको कुछ अधिकार और मिलने चाहिए, और जो हायर एजुकेशन है इसकी क्वालिटी में बहुत सुधार होना चाहिए। तो आज हमने ये जितना भी पढ़ा है इसका प्रॉपर आप रिवीजन लेंगे और इसके जो नोट्स बनाएंगे ना, वो नोटबुक में मत बनाना, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना, उस पे इस तरह से आप कुछ मूविंग सर्कल में बनाना। उससे क्या रहेगा, आपको ये बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे एक एक लाइन में बनाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी ये ईयर वाइज देखो बिल्कुल सीक्वेंस से बना हुआ है ना, तो आपको इसका एक ऐसा सर्कल बना देना है। ठीक है,
चलिए अभी हम करेंगे शांति पाठ, बाकी कल लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. Hari Om.